वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का कोर्स, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर, जिसके बारे में दो वीडियो आपको पहले से ही दे दिए गए हैं। आज तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे आवेशन और आवेशन की प्रक्रियाओं के बारे में। साथ ही हम अध्ययन करेंगे चालकता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है उनके बारे में। और इसके अलावा जो पिछले दो वीडियो में हमने कोर्स देखा है, उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें अपनी बुक के पीछे विचारणीय बिंदु के रूप में दिए हुए होते हैं। तो उन बिंदुओं पर भी आज हम विचार करेंगे कि ये कैसे और क्यों होता है। तो विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। फिर मैं आपको दो लाइनों से मोटिवेट कर देता हूं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो दोस्तों, हमें तो बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, हमारा रास्ता भी हमें खुद को ही बनाना है। और इसके लिए आपको बहुत ही बेहतर ढंग से और पूर्ण रणनीति के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। उस क्लास में पहले मैं थोड़ा सा आप 2 मिनट में वो रिवीजन करवा देता हूं जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो पिछले वाले वीडियो में विद्यार्थियों हमने पढ़े थे आवेशों के गुणधर्म। तो विद्यार्थियों, जो आवेशों के गुणधर्म हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने अध्ययन किया था। कुछ एक गुणधर्म थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उनमें जो पहला गुणधर्म था विद्यार्थियों, वो था आवेश योज्यता नियम की पालना करता है। योज्यता नियम से मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु या निकाय पर जो कुल आवेश है, नेट आवेश है, वो उस निकाय पर अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आवेशों की, वो थी कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है विद्यार्थियों। और किसी भी विलगित निकाय का जो आवेश है वो नियत रहता है। विलगित निकाय से मतलब ये होता है कि हम उस विलगित निकाय का मतलब ऐसी कोई भी निकाय जिसकी प्रॉपर्टीज में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे विलगित निकाय कहा जाता है। और आवेश संरक्षित रहता है, उसको हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश का केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण संभव है। तीसरी जो प्रॉपर्टीज थी वो थी आवेश क्वांटमीकृत राशि है। क्वांटमीकृत राशि से मतलब है दोस्तों कि आवेश जो है वो किसी भी वस्तु पर, किसी भी निकाय पर जो आवेश होता है वो न्यूनतम निश्चित राशि का पूर्ण गुणज होता है। और वो न्यूनतम निश्चित राशि जो होती है उसे ही क्वांटा कहा जाता है। और ये जो क्वांटा होता है, इस क्वांटा का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टीज थी आवेश की। चौथी प्रॉपर्टीज थी कि आवेश अनिश्चितता के नियम की पालना करता है। अनिश्चितता के नियम की पालना का मतलब विद्यार्थियों यहाँ ये है कि जो किसी भी कण है उस पर जो आवेश है वो उस कण की गति से परिवर्तनशील नहीं है। आप अगर किसी कण पर विराम अवस्था में जितना आवेश देखोगे उतना ही आवेश अगर आपने उस कण को गतिशील कर दिया तो रहेगा। यानी कि किसी कण पर जितना आवेश विराम अवस्था में उतना ही आवेश उस कण की गतिशील अवस्था में रहेगा। गति के साथ कण पर आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चौथा जो इसका गुणधर्म था वो था कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विद्यार्थियों विजातीय यानी अलग अलग जातियों वाले आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। उसके साथ ही छठा जो गुणधर्म हमने पढ़ा था, छठा गुणधर्म था कि आवेश द्रव्यमान में संबंध रखता है। द्रव्यमान से संबंधित इसलिए है कि अगर हमने किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दी तो वो वस्तु तो आवेशित हो जाएगी, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, त्याग दिए जाएंगे, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान भी उन इलेक्ट्रॉनों के साथ चला जाएगा। तो जो वस्तु का द्रव्यमान है उसमें कमी आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर हमने किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन रोपित कर दिए और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन रोपित कर रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहे हैं उसके साथ साथ वो वस्तु भी आवेशित हो रही है और उन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी उसके साथ आ रही है। तो वस्तु के द्रव्यमान में अपने आप ही वृद्धि हो रही है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो आवेश जो है, वो आवेश द्रव्यमान से संबंधित होते हैं। और जो लास्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि आवेश की अलग अलग अवस्थाएं होती है। जैसे आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो केवल विद्युत क्षेत्र अपने आसपास में उत्पन्न करता है। वहीं अगर आवेश गतिशील अवस्था में होता है, जो इसकी गति है वो परिवर्तनशील होनी चाहिए, तो उस टाइम आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है, जिसको हम कहते हैं कि आवेश त्वरित वेग से गतिशील है। और अगर आवेश गतिशील है परंतु एक समान वेग से गतिशील है, तो केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां आवेश है वहां विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, चाहे वो स्थिर अवस्था में है या गतिशील है या फिर त्वरित वेग से गतिशील है। अगर आवेश गतिशील होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र, और आवेश त्वरित वेग से गतिशील हो गया तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में आवेश के गुणधर्मों के रूप में। विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं आवेशन। देखिए, मैं आपको आवेशन के बारे में बता देता हूं। पहले आवेशन होता है क्या? चार्जिंग कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि जो परमाणु है वो सामान्य अवस्था में उदासीन रहता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान होती है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समान होने के कारण जो परमाणु है वो सामान्य अवस्था में उदासीन पाया जाता है। तो आवेशन क्या होता है दोस्तों? आवेशन होता है किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। हम उसे किसी भी तरीके से आवेशित कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मान लो एक ये उदासीन वस्तु है। विद्यार्थियों, ये एक उदासीन वस्तु है और मैंने यहां से इस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करवा दिया। तो इसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर कोई परमाणु है तो वो विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर होती है। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इस वस्तु में कमी आ गई और प्रोटॉन की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये वस्तु जो है वो स्वतः ही धन आवेशित हो जाती है। ये वस्तु जो है वो कैसी हो जाएगी? स्वतः ही धन आवेशित हो जाती है। वहीं अगर हमने एक दूसरी उदासीन वस्तु ली है और उस उदासीन वस्तु को उसमें इलेक्ट्रॉन रोपित कर दिए, इलेक्ट्रॉन रोपित कर दिए, तो जब हम इस उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन रोपित करेंगे तो प्रोटॉन के मान में तो फिर भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के मान में वृद्धि हो रही है। तो ये जो वस्तु है वो ऋण आवेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है विद्यार्थियों? ऋण आवेशित हो जाती है। तो हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं और जो आवेशित करने की प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों, उसे ही कहा जाता है आवेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थियों? आवेशन कहलाती है। किसी भी वस्तु को हम अगर आवेशित कर रहे हैं तो ये जो प्रक्रिया काम में ली जाती है उसे ही आवेशन कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये जो आवेशन है, ये आवेशन प्रक्रियाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है। आवेशन की प्रक्रिया कुल 3 प्रकार की होती है। पहला जो इनका प्रकार होता है वो होता है घर्षण द्वारा आवेश। घर्षण द्वारा आवेश
पहले हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, हमने पहली कक्षा में पढ़ा था कि एक एथेंस नामक वैज्ञानिक आए थे, ग्रीक निवासी। उन्होंने एक एम्बर धातु का टुकड़ा लिया था, एम्बर पदार्थ का टुकड़ा लिया था और एक ऊन का कपड़ा लिया था और उन दोनों में आपस में घर्षण करवाया। तो उन्होंने देखा कि ये वस्तु मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही सर विलियम गिलबर्ट ने भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए थे। उन्होंने और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग किए थे जिसमें बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से घर्षण करवाया, बिल्ली की खाल को प्लास्टिक से घर्षण करवाया, कांच को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया। तो उन सभी में ऐसी व्यवस्थाएं देखी कि ये जो वस्तुएं हैं वो आवेशित हो जाती है। तो ये जो आवेशन क्रिया हो रही है वो घर्षण द्वारा ही आवेशन की क्रिया हो रही है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो घर्षण है उसमें जो दोनों ही वस्तुएं ली जाती है वो दोनों ही वस्तुएं कुचालक होनी चाहिए, दोनों ही वस्तुएं कुचालक होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए। जब हम उन दोनों वस्तुओं में घर्षण करवाएंगे तो उन दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाएगी। घर्षण करवाने के पश्चात क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाएगी और इनमें जो आवेश आएगा वो आवेश अलग अलग प्रकार का आएगा या विपरीत प्रकार का, जिसको हम बोल सकते हैं। जो दोनों वस्तुएं हैं उन पर जो आवेश आएगा विपरीत प्रकार का आवेश आएगा विद्यार्थी, विपरीत आवेश आएगा। एक वस्तु धनावेशित है तो दूसरी वस्तु स्वतः ही ऋणावेशित ही रहेगी। और जो घर्षण की प्रक्रिया है उसमें हमें बाहर से कार्य करना पड़ता है। घर्षण की जो प्रक्रिया है उसमें हमें बाहर से कार्य करना पड़ता है विद्यार्थियों। हमें उन वस्तुओं को घर्षण करवाना पड़ता है और घर्षण करवाने के पश्चात ही वो वस्तुएं आवेशित हो जाती है। आवेशित होने वाली वस्तुओं पर विपरीत आवेश होगा, दोनों वस्तुओं पर अलग अलग आवेश आएगा। अब मैं थोड़ी सी टेबल के द्वारा आपको समझा देता हूं कि जो घर्षण की प्रक्रिया है उस घर्षण प्रक्रिया में कौन से पदार्थों को घर्षण करवाने पर कौन सी वस्तुएं धनावेशित होगी और कौन सी वस्तुएं ऋणावेशित होगी। विद्यार्थियों, इस टेबल को आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो घर्षण द्वारा आवेशन हम पढ़ रहे थे, उस आवेशन में मैं आपको टेबल बना देता हूं। उस टेबल में मैं इधर लिख रहा हूं वो वस्तुएं जो घर्षण के पश्चात धनावेशित हो जाती है और इधर लिख रहा हूं वो वस्तुएं जो घर्षण के पश्चात ऋणावेशित हो जाती हैं। एक तो अगर हम कांच का टुकड़ा लेते हैं और कांच के टुकड़े को अगर हम रेशम के टुकड़े से घर्षण करवाते हैं, रेशम के कपड़े से घर्षण करवाते हैं तो कांच का टुकड़ा तो आपका धनावेशित हो जाएगा, जबकि रेशम का जो कपड़ा है वो आपका ऋणावेशित हो जाएगा। वहीं अगर हम ऊन का कपड़ा लेते हैं, इस ऊन के कपड़े को अगर हम एबोनाइट की छड़ से घर्षण करवाते हैं, ऊन के कपड़े को अगर हम एबोनाइट की छड़ से घर्षण करवाते हैं तो विद्यार्थियों ऊन का जो कपड़ा है वो धनावेशित होगा, एबोनाइट की जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाएगी। अगर हम ऊन के कपड़े को प्लास्टिक से घर्षण करवाते हैं तो विद्यार्थियों प्लास्टिक आपका ऋणावेशित हो जाएगा, ऊन का जो कपड़ा होगा वो धनावेशित रहेगा। इसके साथ ही अगर हम एम्बर से ऊन के कपड़े को घर्षण करवाते हैं तो विद्यार्थियों ऊन का कपड़ा धनावेशित रहेगा, जबकि आपका एम्बर जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, अगर मैं बिल्ली की खाल काम में लेता हूं, बिल्ली की खाल। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो खाल है एनसीईआरटी की बुक में इस खाल के लिए समूर वर्ड काम में दिया गया है। तो ध्यान रखें इस चीज का कि जब हम बिल्ली की खाल को इन्हीं तीनों पदार्थों से घर्षण करवाते हैं, जैसे एबोनाइट से घर्षण करवाएंगे तो बिल्ली की खाल जो है आपकी वो धनावेशित हो जाएगी, जबकि एबोनाइट ऋणावेशित। वहीं अगर हम प्लास्टिक से घर्षण करवाएंगे तो प्लास्टिक आपका ऋणावेशित, जबकि बिल्ली की खाल धनावेशित रहेगी। और उसके साथ ही अगर हम एम्बर से घर्षण करवाते हैं तो एम्बर ऋणावेशित, जबकि बिल्ली की खाल धनावेशित रहेगी। विद्यार्थियों इस चीज को ध्यान रखें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें हमेशा ही।
चलिए, ये हो गया घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया। अब मैं चलता हूं आगे। दूसरा जो प्रकार है आपका आवेशन का, वो है विद्यार्थियों चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। देखिए विद्यार्थियों, चालन द्वारा आवेशन एक सिंपल सी प्रक्रिया है जिसको आप दैनिक जीवन में भी महसूस करते हैं। इसमें हम एक उदासीन वस्तु लेते हैं, हम इसमें उदासीन वस्तु लेते हैं, जिसको मान लो मैंने यहाँ पर एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये जो वस्तु मैंने दी है वो आपकी उदासीन वस्तु है, और इस उदासीन वस्तु के पास में, ये जो उदासीन वस्तु है, इस उदासीन वस्तु के पास में अगर मैं एक धनावेशित छड़ लेके आता हूं, विद्यार्थियों ये जो छड़ आप लेकर आ रहे हैं वो धनावेशित भी हो सकती है और ऋणावेशित भी हो सकती है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब मैं इस उदासीन वस्तु पर एक धनावेशित छड़ लाता हूं, ये जो वस्तु है उसके पास में जो मैं छड़ लेके आ रहा हूं वो धनावेशित छड़ है। तो जब मैं इस धनावेशित छड़ को इसके पास में लेके आता हूं, तो इसके संपर्क में लाने पर, यहाँ इन दोनों के बीच में संपर्क करवाते हैं, तो यहाँ पर जो ये उदासीन वस्तु है उसमें जो आवेश है वो आवेश ऋणावेश तो इस दिशा में आ जाता है, जबकि इस पर संपूर्ण इधर साइड में धनावेश आ जाता है। क्योंकि जब मैं इसके पास में ये धनावेशित छड़ लेके आता हूं तो ऋणावेश तो इस धनावेश के कारण इसकी ओर अट्रैक्टेड होता है, जबकि जो धनावेश है वो रिपेल हो जाता है। तो जो ऋणावेश है वो तो इसकी साइड में आके इससे इस चालन द्वारा इस वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, और ये जो वस्तु बचती है वो आपकी पूर्ण रूप से धनावेशित हो जाती है। विद्यार्थियों ये कुचालक स्टैंड, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये कुचालक स्टैंड का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों कुचालक स्टैंड हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब ये वस्तु आवेशित हो तो ये ग्राउंड से ना जुड़े, क्योंकि ग्राउंड से जुड़ने के पश्चात आवेशों का आदान प्रदान हो सकता है। तो इस प्रकार हम चालन से किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब मैं आपको परिभाषा लिख देता हूं चालन द्वारा आवेशन की। किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु लाने से उदासीन वस्तु का भी समान आवेश से आवेशित हो जाना चालन द्वारा आवेशन कहलाता। चालन द्वारा आवेशन कहलाता। विद्यार्थी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम चालन द्वारा आवेशन करते हैं तो जो वस्तु जिस प्रकार के आवेश के साथ हम उदासीन वस्तु के पास में लाते हैं, तो जो उदासीन वस्तु होगी वो उसी आवेश से आवेशित होगी। दोनों वस्तुओं का आवेश समान होगा। मैंने यहाँ पर धनावेशित छड़ का एग्जांपल लिया था। अगर आप ऋणावेशित छड़ ले जाते हो तो जो उदासीन वस्तु है वो भी ऋणावेश से ही आवेशित होगी। ये विद्यार्थियों होती है चालन द्वारा आवेशन। अब विद्यार्थियों इसमें जो तीसरा पॉइंट है आपका वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए विद्यार्थियों इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन है ये वर्ष 2022-23 में तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, परंतु वर्ष 2023-24 में एनसीईआरटी में हमारा जो एनसीईआरटी बोर्ड है उसमें जो हमारा आरबीसी बोर्ड कार्यरत है, आरबीसी बोर्ड ने अपने सिलेबस से इसको हटा दिया है।
फिर भी हम थोड़ी सी 1 मिनट में बेसिक जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं कि आवेशन द्वारा प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है। विद्यार्थियों, प्रेरण द्वारा आवेशन वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसमें हम एक वस्तु लेते हैं, एक उदासीन वस्तु, और एक दूसरी हम आवेशित वस्तु लाते हैं। तो उन दोनों को संपर्क में नहीं लाते हैं, बिना छुए जो उदासीन वस्तु है उसको आवेशित कर देने की प्रक्रिया जो होती है उसे ही हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, क्योंकि ये प्रेरित होके आवेशित हो रही है, उसमें हम दोनों वस्तुओं को संपर्क में नहीं ला रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे मैंने दो ऐसी उदासीन वस्तुएं दी हैं, ये दो अलग अलग उदासीन वस्तुएं हैं इनको मैं संपर्क में रख देता हूं। ये दोनों ही उदासीन वस्तुएं हैं और ये हमने कुचालक स्टैंड लगाई है। कुचालक स्टैंड का काम क्या होता है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये हमने लगाई है कुचालक स्टैंड, और ये जो दोनों ही वस्तुएं हैं वो हमारी दोनों ही वस्तुएं उदासीन वस्तुएं हैं। विद्यार्थी, उदासीन वस्तुएं हैं, इसका मतलब यह है कि इन दोनों वस्तुओं में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान है। ऐसा नहीं है कि इनमें आवेश ही नहीं है, आवेश तो होता है पर धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में होते हैं, तो दोनों वस्तुएं उदासीन अवस्था में होगी। अब इनके पास में एक आवेशित वस्तु लेकर आता हूं, यहाँ में एक आवेशित छड़ लेके आता हूं। ये जो छड़ है वो धनावेशित छड़ है, इसको संपर्क में नहीं रखना है, बिना छुए ही हम इन दोनों वस्तुओं को आवेशित करेंगे। तो ये जो छड़ में लेके आता हूं वो छड़ है विद्यार्थियों धनावेशित छड़, और ये जो धन आवेशित छड़ है इसके आवेश के कारण इन दोनों उदासीन वस्तुओं में जो आवेश है वो आवेश जो ऋणावेश है वो ऋणावेश तो इस धनावेश की ओर आकर्षित हो जाएगा, जबकि जो धनावेश है वो इस धनावेश के कारण प्रतिकर्षित हो जाएगा और इस दिशा में आ जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, हम अगली स्टेज में इन दोनों ही वस्तुओं को अगली स्टेज में इन दोनों वस्तुओं को हम अलग अलग कर देते हैं। हालांकि ये कुचालक स्टैंड पर ही रहेगी और ये इसकी धनावेशित जो प्लेट बनती है वो भी कुचालक स्टैंड पर है। देखिए विद्यार्थियों, जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो ये जो वस्तु है इस वस्तु में तो संपूर्ण ऋणावेश आ जाता है, इस वस्तु में तो संपूर्ण ऋणावेश आ जाता है, जबकि जो दूसरी वस्तु है उसमें संपूर्ण धनावेश आ जाता है, संपूर्ण धनावेश आ जाता है। इस प्रकार प्रेरण से अब हम इस धनावेशित छड़ को भी हटा लेते हैं, इसका भी हमारा कोई काम नहीं रहा है। इस प्रकार ये जो पहला पॉइंट है, जो पहला हमारी पदार्थ था, ये जो है वो पूर्ण रूप से ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, जबकि जो दूसरा है वो हो जाता है धन आवेशित। तो विद्यार्थियों, ये सिंपल सी प्रक्रिया होती है प्रेरण द्वारा आवेशन की। इसमें हम किसी वस्तु के द्वारा उदासीन वस्तुओं को बिना छुए आवेशित करवाते हैं, और जो वस्तुएं आवेशित होगी वो हमेशा विपरीत चार्ज से आवेशित होगी। तो ये प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों प्रेरण द्वारा आवेशन की। अब हम चलते हैं चालकता के आधार पर। ये तो जो आवेशन है वो आवेशन की तीनों प्रक्रियाएं होगी, जिसमें प्रेरण द्वारा आवेशन को इस बार सिलेबस से हटा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए विद्यार्थियों, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल सा है, और मेरे ख्याल से आप लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। फिर भी हम एक बार पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो चालकता के आधार पर देख लेते हैं। विद्यार्थियों, जो पहला वर्गीकरण है उसमें आता है चालक पदार्थ। जो पहले पदार्थ आते हैं वो आते हैं चालक पदार्थ। सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है। छोटी क्लासों में आपने देखा होगा कि
चालक हम उन्हें कहते हैं जिनमें से धारा प्रवाहित होती हो, और धारा तभी प्रवाहित होगी जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश होंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ में होगा उसमें से आसानी से धारा को प्रवाह किया जा सकता है, और जब आसानी से धारा प्रवाह होगी तो उन्हें हम धारा के चालक पदार्थ कहते हैं। तो वैसे ही जो चालक पदार्थ हैं उनकी परिभाषा मैं लिख देता हूं। वह पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है। चालक पदार्थ कहलाते। चालक पदार्थ आप जानते भी हैं, दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा काम में भी आते हैं। तो उनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तांबा है, तांबा एक चालक पदार्थ ही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में विद्युत सप्लाई होती है उसमें अधिकतर में तांबे का तार लगा हुआ होता है। तांबा काफी अच्छा चालक होता है। चांदी जो है वो भी बहुत अच्छी चालक होती है धारा की, लेकिन तारों में चांदी का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत महंगी है। और इसके अलावा लोहा है, लोहे के तार भी आपने देखे होंगे। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के तार भी बहुत काम में आते हैं। तो ये जितने भी पदार्थ हैं ये सारे के सारे पदार्थ चालक पदार्थ होते हैं। फिर विद्यार्थियों हम दूसरा जो प्रकार है वो देखते हैं कुचालक, या जिनको अचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थ तो सिंपल सी बात है, इसकी परिभाषा जस्ट उसकी ऑपोजिट होगी। हमने पढ़ा था कि जिन पदार्थों से आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं वो चालक पदार्थ होते हैं। वैसे ही कुचालक जिन पदार्थों से आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो वो कुचालक पदार्थ हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों ऐसे पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो कुचालक पदार्थ होते या कुचालक पदार्थ कहलाते। तो कुचालक पदार्थ ऐसे जिनमें से आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो। तो जब आवेशों का प्रवाह नहीं होगा तभी आपको कभी ये कहा जाता है कि जब आप किसी सर्किट को, दो धारा से जुड़ा हुआ सर्किट को सही कर रहे हो तो हमेशा प्लास्टिक की चप्पलें पहनकर उसे सही करने की कोशिश करें, या फिर जो आप स्क्रू ड्राइवर काम में लेते हो उसके ऊपर प्लास्टिक का ऊपर कोटेड होता है, ताकि अगर उसमें कुछ भी सप्लाई हो रही है आवेशों की तो वो आपके हाथों तक नहीं पहुंचे। और अगर आपने चप्पलें पहन रखी है प्लास्टिक की तो अगर जो सप्लाई है वो अगर हाथों तक पहुंचती भी है तो आगे उसको जाने के लिए रास्ता ना मिले तो आपको करंट का झटका महसूस नहीं होगा। तो ये जो कुचालक पदार्थ हैं इनके उदाहरण तो आप जानते होंगे विद्यार्थियों, जैसे प्लास्टिक है, ये कुचालक पदार्थ होते हैं। रबर है, इत्यादि कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें से आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, ये कुचालक पदार्थ होते हैं। ऐसे ही जो अगला पार्ट है, अंतिम पार्ट, वो होता है विद्यार्थियों अर्धचालक। नाम से आप काफी कुछ समझ गए होंगे अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है परंतु कुचालकों से अधिक होती है। इन पदार्थों को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो मैं परिभाषित कर देता हूं, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता
चालकों से कम परंतु कुचालकों से अधिक होती हो। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों ये होते हैं अर्धचालक पदार्थ जिनकी चालकता जो है वो चालकों से तो कम होती है, चालकों से कम होती है और बच्चों कुचालकों से अधिक होती है, क्योंकि कुचालक तो पूर्ण रूप से विरोध करते हैं आवेश प्रवाह का और चालक जो होते हैं वो आवेश प्रवाह का विरोध नहीं करते हैं। तो अर्धचालक जो होंगे वो चालकों से कम चालक होंगे जबकि कुचालकों से ज्यादा चालक होंगे। इनके भी आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, जैसे आपने देखा होगा सिलिकॉन, इसको अर्धचालक कहा जाता है। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा जर्मेनियम, जर्मेनियम भी अर्धचालक है। फिर आपने सुना होगा गैलियम फास्फाइड, ये भी अर्धचालक होते हैं। तो ये आपको अर्धचालकों के एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो ध्यान में रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए विद्यार्थियों, अब हम उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने आपको कहा था कि कुछ एक विचारणीय बिंदु हैं, उनके बारे में देखते हैं कौन से बिंदु है जो विचारणीय बिंदु है और उनको कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। ये पहला बिंदु है विद्यार्थियों, परमाणु अणु तथा स्थूल द्रव्य के कण, यहां कण नहीं लिखा हुआ है, स्थूल द्रव्य के कण, परमाणु अणु तथा स्थूल द्रव्य के कण होते हैं, उनके जो गुणधर्मों का निर्धारण होता है वो विद्यार्थियों विद्युत और चुंबकीय बलों के आधार पर होता है। जो परमाणु है अपने, जो अणु है और जो स्थूल द्रव्य के कण होते हैं, इनका जो गुणधर्मों का जो हम निर्धारण करते हैं, जैसे हमने आवेश के गुणधर्म पढ़े थे, तो ये जो गुणधर्मों का निर्धारण जो होता है वो निर्धारण पूर्ण रूप से चुंबकीय बलों और विद्युत बलों पर आधारित होता है। इस चीज के बारे में ध्यान रखें, बेसिक चीज है और बहुत काम की चीज है। इसके अलावा दूसरा जो हमने एक पढ़ा था कि हम हमेशा ही पढ़ते आए हैं कि जो सजातीय आवेश है, उन सजातीय आवेशों में तो प्रतिकर्षण होता है, जबकि जो विजातीय आवेश है उनमें आपस में आकर्षण होता है। जैसे अगर हमने दो आवेश ले लिए, धनावेश और धनावेश, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा क्योंकि सजातीय आवेश है। वहीं अगर हम ऋणावेश और ऋणावेश ले लेते हैं तो इनमें भी आपस में क्या होगा विद्यार्थियों, प्रतिकर्षण होगा। तो ये प्रतिकर्षण क्यों होता है, क्योंकि ये सजातीय आवेश है, एक समान आवेश है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। और वहीं जो आवेश हमने अलग अलग लिए, जैसे हमने धनावेश और ऋणावेश लिया, तो विद्यार्थियों इनमें आपस में आकर्षण होगा क्योंकि ये विजातीय आवेश है। तो ये जो घटना है, इस घटना की जो सही ढंग से स्पष्ट इस घटना को करता है वो होता है हमारा घर्षण द्वारा जो आवेशन की प्रक्रिया है, वो हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचाती है कि सजातीय आवेश तो प्रतिकर्षित होते हैं जबकि विजातीय आवेश आकर्षण होते हैं। तो आपसे इससे पूछा जा सकता है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है, इसे सुस्पष्ट करने वाली घटना का नाम लिखिए। तो ये घटना जो है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए विद्यार्थियों, घर्षण द्वारा आवेशन में थेल्स और विलियम गिलबर्ट और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब अपने प्रयोग किए तब उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे मैं एक टुकड़ा ले लेता हूं, उन्होंने किया कि ये कांच का टुकड़ा, इस कांच के टुकड़े को घर्षित करवाया था रेशम के कपड़े से। जब उन्होंने रेशम और कांच के टुकड़े को घर्षण करवाया तो हमने पढ़ा था कि जो कांच का टुकड़ा है वो तो धनावेशित हो जाता है, जबकि जो रेशम का टुकड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। उसके पश्चात उन्होंने इस चीज को स्पष्ट तरीके से समझने के लिए क्या किया, एक और कांच का टुकड़ा और एक और रेशम का टुकड़ा लिया और उनको फिर घर्षण करवाया। तो उसके बाद फिर रेशम के टुकड़े पर तो ऋणावेश जबकि कांच के टुकड़े पर धनावेश आ जाता है। फिर विद्यार्थियों उन्होंने क्या किया कि कांच को कांच के पास में लेके गए। जब कांच को कांच के पास में लेके गए तो इन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण देखा गया। क्या देखा गया विद्यार्थियों,
प्रतिकर्षण देखा गया। वहीं अगर रेशम के कपड़े को रेशम के पास लेके गए तो इनमें भी आपस में प्रतिकर्षण देखा गया था। वहीं अगर उन्होंने ये प्रॉपर्टीज चेंज की कि ये जो रेशम का टुकड़ा है इसको जब वो कांच के पास लेके आए तो इसमें आकर्षण बल कार्य कर रहा था। कौन सा बल कार्य कर रहा था विद्यार्थियों? आकर्षण बल कार्य कर रहा था। और वही प्रक्रिया तब हुई जब उन्होंने इस कांच के टुकड़े को रेशम के टुकड़े की ओर ले गए तो भी उन्होंने देखा कि आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तब उन्होंने इस निष्कर्ष तक वो पहुंचे कि जो घर्षण द्वारा आवेशन होता है उस आवेशन से हमें पता चलता है कि सजातीय आवेशों में तो प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेशों में क्या होता है विद्यार्थियों? आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये बात थी। एक अगला बिंदु काफी अच्छा बिंदु है। देखो जब हम कल पढ़ रहे थे परमाणु के बारे में आप पहले से पढ़ते आए हो, तो एक चीज जो है वो हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो विद्यार्थियों एक बात समझ में नहीं आई, एक बिंदु जो है वो ये है कि जो परमाणु है उस परमाणु का जो नाभिक है, ये क्या है विद्यार्थियों? नाभिक है। इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो ही कण रहते हैं। वैसे तो परमाणु में 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, परंतु इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से बाहर अनुमत कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि जो नाभिक है उस नाभिक में 2 कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो आपका न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन तो है उदासीन, ये तो आप सब जानते हैं। न्यूट्रॉन जो आपका है वो तो विद्यार्थियों है उदासीन, जबकि ये जो प्रोटॉन है वो है धनावेशित कण। कैसा कण है विद्यार्थियों? धनावेशित कण। अब देखिए विद्यार्थियों सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब नाभिक में 2 कण हैं, दोनों में से एक तो उदासीन है और दूसरा धनावेशित कण है, तो ये प्रोटॉन तो जितने हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और सारे के सारे प्रोटॉन भी यही रहते हैं। तो जब ये सारे के सारे प्रोटॉन यहां रहते हैं तो इन प्रोटॉनों में जो सभी के सभी धनावेशित कण हैं, तो इन सभी धनावेशित कणों में प्रतिकर्षण बल कार्य क्यों नहीं करता है? और अगर प्रतिकर्षण बल कार्य करे तो फिर ये आपस में एक दूसरे से दूर क्यों नहीं हो जाते, यहां से उड़ क्यों नहीं जाते एक दूसरे को रिपेल करते हुए? ये सवाल पैदा होता है। तो इस सवाल का सही से जो आंसर है वो ये है विद्यार्थियों कि जो आपका जो प्रकृति है उस प्रकृति में एक तीसरे प्रकार का भी बल कार्य करता है। वो बल होता है परबल नाभिकीय बल। आपने नाम सुना होगा परबल नाभिकीय बल। ये परबल नाभिकीय बल जो होता है इसकी परास बहुत कम होती है, वो होती है लगभग 10⁻⁻14 मीटर के बराबर। इसकी परास जो है वो बहुत कम होती है, लगभग 10⁻⁻14 मीटर के बराबर, और यही लगभग होती है जो नाभिक की परास है उसके बराबर। तो इसका जो परिसर है वो यहां तक ही कार्य करता है नाभिक के अंदर अंदर। तो नाभिक के अंदर अंदर जब कार्य करता है तो यही एक बल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको बांधे हुए रखता है, इनको एक दूसरे से प्रतिकर्षित नहीं होने देता है। ये नाभिक के अंदर ही कार्य करता है। तो विद्यार्थियों ये बात थी इनके बारे में जो मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रिंट भी करवा दी है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित कैसे रह सकते हैं, ये सवाल था। प्रतिकर्षण के कारण दूर दूर उड़ जाना चाहिए, क्यों नहीं उड़ते हैं, ये भी सवाल पूछा गया था, जिसका आंसर ये है कि एक तीसरे प्रकार का मूल बल है जिसे परबल बल कहा जाता है। हम नेचुरल लैंग्वेज में हम व्यवहारिक रूप से इसे परबल नाभिकीय बल भी बोलते हैं। तो ये जो परबल बल है जिसे परबल बल कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बल कहते हैं। ये जो परबल बल है यही बल प्रोटॉनों को एक साथ बांधे रखता है। इसका परिसर अत्यंत छोटा होता है, छोटा मतलब लगभग 10⁻⁻14 मीटर के बराबर। देखिए विद्यार्थियों ये परिसर यूं मान के चलो कि नाभिक के बराबर ही होता है, नाभिक के आकार के बराबर ही होता है। यही यथार्थ नाभिक का साइज है, लगभग नाभिक का साइज होता है। अब देखिए विद्यार्थियों एक बहुत अच्छी बात है क्वांटम यांत्रिकी गति। ये जो बात है वो क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा कही जाती है, बहुत अच्छी बात है। क्वांटम यांत्रिकी ये कहती है, क्वांटम यांत्रिकी एक शाखा है जो ये कहती है अपने नियमों में कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को कभी भी नाभिक में बैठने की अनुमति
नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन जिस दिन नाभिक में बैठ गया तो उस दिन हम परमाणु की कल्पना नहीं कर सकते, परमाणु का अस्तित्व नहीं होगा, फिर कोई दूसरा ही कण आएगा। इसलिए अभी तक जो हमारी साइंस ने खोज की है, उस खोज के अनुसार जो क्वांटम यांत्रिकी वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में नहीं बैठ सकता, उसको नाभिक में बैठने से मनाही है, वहां पर बैठने की उसे अनुमति नहीं है, और इसी कारण परमाणु की रचना है, परमाणु का प्रकृति में अस्तित्व है। तो ये बातें थी, मैं एक बार आपको पूर्ण रूप से रिवीजन करवा देता हूँ क्लास में, जहां से हमने शुरुआत की थी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने आवेशन के बारे में पढ़ा था। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के द्वारा आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही हम आवेशन कहते हैं। आवेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 प्रक्रियाएं होती है दोस्तों, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा और चालन द्वारा इस बार हमारे सिलेबस में है, घर्षण और चालन। प्रेरण को सिलेबस में नहीं रखा है 2023-24 सेशन के लिए आरटीसी बोर्ड ने। तो घर्षण द्वारा जो आवेशन है उसको तो हमने पढ़ते ही आए हैं कि हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने दो वस्तुओं, दो पदार्थों को जब आपस में घर्षण करवाया तो उन पर आवेश आ जाता है, और दोनों ही जो पदार्थ हैं वो विपरीत आवेशों से आवेशित होते हैं। और ये जो आवेशन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसकी मैंने टेबल आपको बता दी है, उस टेबल का आप जरूर ध्यान रखें कि कौन सी वस्तुओं पर धनावेश आता है, जबकि कौन सी वस्तुओं पर ऋणावेश आता है, पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा फिर हमने दूसरा जो प्रकार पढ़ा था वो पढ़ा था चालन द्वारा आवेशित। चालन द्वारा आवेशित में हम एक वस्तु आवेशित वस्तु लेते हैं जबकि दूसरी उदासीन वस्तु लेते हैं, दोनों को जब हम संपर्कित करवाते हैं तो उन दोनों में आवेशों का आदान प्रदान हो जाता है, और इस प्रकार चालन द्वारा वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। फिर प्रेरण द्वारा आवेशन है, उसमें थोड़ा सा जानकारी ले ली कि आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तुओं के बिना संपर्क में लाए आवेशित करने की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन होती है। फिर हमने चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जो 3 प्रकार का होता है। पहले चालक पदार्थ। चालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आपने देखे होंगे। फिर दूसरे आते हैं कुचालक पदार्थ, जिनमें आवेशों का प्रवाह होता ही नहीं है। तो जिनमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं है वो कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबड़ हमारे जीवन में काम आते हैं, बाटा वगैरह, सूखी हुई लकड़ी होती है। फिर तीसरा आता है अर्धचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चालकों से कम चालकता दिखाते हैं और कुचालकों से ज्यादा चालकता दिखाते हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। फिर हमने 3 बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की कि जो परमाणु, अणु और स्थूल द्रव्य के कणों के जो गुणधर्मों का निर्धारण होता है वो विद्युत और चुंबकीय बलों के आधार पर होता है। घर्षण द्वारा ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होगा। और तीसरी बात मैंने आपको बता दी कि जो प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं उनमें आपस में प्रतिकर्षण क्यों नहीं होता है, क्यों वहां से भाग नहीं जाते हो, क्योंकि वहां पर एक प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। अगली क्लास में विद्यार्थियों हम पढ़ने वाले हैं, हमारे वैज्ञानिक थे कुलाम, उनके द्वारा जो दिया गया नियम है उसके बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके साथ में हम कुलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे, और ये जो न्यूमेरिकल है वो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां से जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद दोस्तों।